माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसमें जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें अप्लाइड फिजिक्स सेकंड 2002 कोड में जो यूनिट नंबर 1 है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसमें एक टॉपिक ले रहे हैं और वह टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ वेव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तरंगों के बारे में हमने पहले बात की है, अब हम तरंगों के वेग के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे। ध्वनि तरंगों का वेग क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं ध्वनि तरंगों जब माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम की उसको आवश्यकता होती है। अब जो केस हम लोग ले रहे हैं वो वायु का है। वायु माध्यम में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक एवं घनत्व पर निर्भर करता है। तो हमें ध्वनि के वेग के लिए सूत्र निकालना है। इसे हम विमी विश्लेषण विधि की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। विमी विश्लेषण विधि की सहायता से ध्वनि के वेग का सूत्र निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमने ये कहा है कि ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करता है। यहां हम ये मान लें कि जो v है वह e की पावर x के समानुपाती है, v प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर x। इसी प्रकार से ध्वनि का वेग घनत्व पर निर्भर करता है। तो यह हम मान लें कि ध्वनि का वेग v जो है वह d की पावर y घनत्व की पावर y के समानुपाती है। दोनों को हम क्लब कर दें तो हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर x d रेज़ टू पावर y, और फिर इसको लिख सकते हैं v बराबर k e की पावर x d की पावर y। यहाँ k जो है वो विमाहीन नियतांक है, इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, विमाहीन नियतांक है, अर्थात इसका k का कोई विमी सूत्र नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है v क्या है, वेग वेलोसिटी है। तो यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड का विमी सूत्र क्या रहेगा, m0 l1 t-1। अब हम जो राइट हैंड साइड में टर्म है वो क्या है, k e की पावर x t की पावर y। तो इसका भी विमी सूत्र अपन लिख दें। तो ये देखिए आप RHS k e की पावर x d की पावर y। तो यहां पर k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, विमाहीन नियतांक है, कोई विमी सूत्र नहीं। e प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र में आता है m1 l-1 t-2। पावर e की पावर कितनी है, x। यहां पर m1 l-1 t-2 की पावर x कर देंगे। फिर d डेंसिटी, d की पावर y है, d डेंसिटी घनत्व का विमी सूत्र लिख देंगे। घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान मूल राशि है, आयतन L3 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। यह हो जाएगा घनत्व की विमा m1 l-3। d की पावर y है तो यहाँ पावर y आ जाएगी। अब सभी पावर्स को क्लब कर दें, m की पावर x और m की पावर y, तो m की पावर हो जाएगा x प्लस y, l की पावर माइनस x, l की पावर माइनस 3y, तो ये रहेगा l की पावर माइनस x माइनस 3y। t केवल यहीं आ रहा है, t की पावर माइनस 2x। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के विमी सूत्र हैं। अगर हमारा सूत्र है v बराबर k e की पावर x d की पावर y सही है तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है, विमी समानता का सिद्धांत है, उसके अनुसार दोनों पक्षों के विमी सूत्र समान होने चाहिए। अगर इस सूत्र की दृष्टि से सही है तो हम यहाँ क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाओं की तुलना कर लें। लेफ्ट हैंड साइड में विमी सूत्र क्या आ रहा था, m1 l1 t-1, सॉरी m0 l1 t-1। तो m की घात लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में x प्लस y, तो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। l की जो पावर है लेफ्ट हैंड साइड में थी l1, तो 1 पावर है, यहां पर है माइनस x माइनस 3y, तो हम लिख देंगे माइनस x माइनस 3y इक्वल टू 1। समय की विमा की तुलना कर लें। समय की विमा लेफ्ट हैंड साइड में थी माइनस 1, राइट हैंड साइड में है माइनस 2x, तो ये जाएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1। तो अब यहां से देखिए माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 से सीधा हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/2। x की वैल्यू इसमें रख दें तो हो जाएगा 1/2 प्लस y इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1/2। इस टाइप से x और y के
विमीय सूत्र हमारे पास, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये वैल्यू जब हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू के ई रेस्ट टू पावर एक्स था, ई रेस्ट टू पावर 1/2, डी रेस्ट टू पावर y था, y की वैल्यू -1/2, तो ये d की पावर -1/2, और फिर इसको ऊपर लिख पाएंगे v इक्वल टू के रूट ई बाई डी। तो इस प्रकार से ध्वनि तरंगों के वेग के लिए सूत्र बना होगा v बराबर के रूट ई बाई डी। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट के की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लेकिन हम प्रायोगिक रूप से के का मान 1 आता है, तो हम ये लिख सकते हैं v बराबर क्या रहेगा, रूट ई बाई डी। इसी प्रकार से तनी हुई डोरी में जब अनुप्रस्थ तरंगें गति करती है तो उनका वेग भी इसी मेथड से विमीय विश्लेषण विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग जो है वह तनी हुई डोरी में उत्पन्न तनाव टेंशन T और डोरी की इकाई लंबाई का द्रव्यमान मास पर यूनिट लेंथ m पर डिपेंड करता है। तो वही तरीका जो पहले अभी अपन ने किया है उसी को यहाँ फॉलो करेंगे। v प्रोपोर्शनल टू t की पावर x, v प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m की पावर y, और फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखें t तनाव है, तनाव क्या है, एक बल है, तो इसका विमीय सूत्र, बल का जो विमीय सूत्र है वो होगा m1 l1 t-2। स्मॉल m इकाई लंबाई का द्रव्यमान, ध्यान रखेंगे द्रव्यमान अपन लंबाई m1 अपॉन l1 देखा m1 l-1, तो स्मॉल m का विमीय सूत्र होगा m1 l-1 और कैपिटल T का विमीय सूत्र होगा m1 l1 t-2। तो इस प्रकार से आप विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग ज्ञात कर सकते हैं, और वो सूत्र जो हमें प्राप्त होगा वो होगा v बराबर रूट t बाई m। तो इस प्रकार से हमने ध्वनि तरंगों का माध्यम में वेग और अनुप्रस्थ तरंगों का तनी हुई डोरी में वेग जो है वो यहाँ पर ज्ञात किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो न्यूटन की हाइपोथेसिस है उसकी। न्यूटन की परिकल्पना एवं ध्वनि के वेग का न्यूटन का सूत्र। न्यूटन के अनुसार निश्चित ताप पर किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग माध्यम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉड्यूलस E तथा घनत्व डेंसिटी D पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग का सूत्र जैसा भी अपन ने व्युत्पन्न किया था वो हो जाएगा रूट E बाई डी। तो ये सूत्र हमने निकाला है पहले से। अब यहाँ पर न्यूटन जो साइंटिस्ट था उसने ये बताया कि जब कभी वायु माध्यम में ध्वनि की तरंगे गति करती है तो होने वाले जो परिवर्तन होते हैं माध्यम में वह समतापीय होते हैं, मींस आइसोथर्मल होते हैं। जब कभी साउंड वेव्स गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो मीडियम में होने वाले चेंजेस हैं वो आइसोथर्मल है, समतापी है। ठीक, अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, समतापी प्रक्रम के लिए इक्वेशन है हमारे पास बॉयल के नियम से। बॉयल का नियम ये कहता है कि जब कभी कोई प्रोसेस समतापी हो या आइसोथर्मल हो तो उस समय उसकी जो इक्वेशन रहती है वो P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सामान्यतः समीकरण क्या है, PV इक्वल टू RT। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड R इंटू टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि R ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो इस तरह से बॉयल के नियम से P इंटू वी बराबर कांस्टेंट होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम अवकलन करेंगे। अवकलन बाई पार्ट्स कर दीजिए। P एज इट इज, V का अवकलन dV प्लस V एज इट इज और P का अवकलन dP। कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो जाएगा P इंटू dV प्लस V इंटू dP इक्वल टू 0। और यहां से हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P इतना आ जाएगा, ये देखिए P इंटू डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी और P इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। इसको अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी। अब ये डी पी क्या है, प्रतिबल, आयतन प्रतिबल है ये, स्ट्रेस। ठीक है, हाँ, डी वी बाई वी विथ नेगेटिव साइन ये बताती है आयतन विकृति को, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। तो आयतन प्रतिबल अपन आयतन विकृति ये हो जाएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहां पर हम ये कहें कि जो P है वह E के बराबर होगा। तो जो सूत्र हमारा था V बराबर रूट E बाई डी, इसमें E की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और हमारे पास जो सूत्र रहेगा न्यूटन के अनुसार वो होगा V बराबर रूट P बाई डी। ठीक है, अब P का मान ये देखिए, वापस से पीछे चले पर
यहाँ E बराबर P हो जाएगा इस समीकरण से, तो सूत्र हो जाएगा V बराबर रूट P बाई डी। अब P दाब और D घनत्व। एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, हम वायु माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग निकालने जा रहे हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है उस पर वायु माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग V बराबर होगा रूट P बाई डी। एनटीपी पर प्रेशर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। तो 76 सेंटीमीटर को 0.76 मीटर में लिख दीजिए, क्योंकि इसमें हम फॉर्मूला कौन सा काम में ले रहे हैं? P इक्वल टू एच रो जी। रो डेंसिटी ऑफ मर्करी, एसआई में 13,600 और जी स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास P की वैल्यू आएगी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायु का घनत्व, डेंसिटी ऑफ एयर 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जब वैल्यू हम सूत्र V इक्वल टू रूट P बाई डी में रखेंगे तो V का मान जो हमें प्राप्त होगा वो होगा लगभग 280 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन की परिकल्पना के अनुसार ध्वनि तरंगों का वायु माध्यम में वेग 280 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है, वो थोड़ा अलग प्राप्त होता है। जो प्रायोगिक मान है ध्वनि तरंगों का वायु माध्यम में वेग, वह होता है लगभग 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। यहाँ देखिए थ्योरेटिकल वैल्यू 280 मीटर पर सेकंड आ रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड आ रही है। और ये जो डिफरेंस है दोनों में, ये 16% के अराउंड है। और इसको न्यूटन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं लाप्लास करेक्शन की। लाप्लास जो साइंटिस्ट था उसने जो न्यूटन का फॉर्मूला है उसमें कुछ करेक्शन किए हैं, जिसकी वजह से इस संशोधन सूत्र को लाप्लास संशोधन सूत्र कहते हैं। लाप्लास ने कहा कि जो न्यूटन का एजम्पशन था कि जब भी वायु माध्यम में या गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगें गति करती है तो यह संचरण समतापी प्रक्रिया होती है, जबकि लाप्लास ने कहा कि ये जो समतापी प्रक्रिया मानी गई थी यह प्रोसेस ही रॉन्ग है। ठीक है, यहां पर यह प्रक्रिया समतापी न होकर के रुद्धोष्म प्रकार की अर्थात एडियाबेटिक टाइप की होगी। एडियाबेटिक टाइप की क्यों होगी उसके पीछे उसने कारण दिया है। उसने कहा कि जब ध्वनि तरंगें किसी गैसीय माध्यम अर्थात स्पेशली वायु माध्यम में संचरित होती है तो जो संपीड़न और विलयन होते हैं वो बहुत तेजी से बनते हैं, और इतना तेजी से बनते हैं कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है तो प्रक्रम समतापीय नहीं होगा और वह रुद्धोष्म प्रकार का होगा या एडियाबेटिक टाइप का होगा। तो लाप्लास ने जो न्यूटन के एजम्पशन ने, न्यूटन के हाइपोथेसिस, उसमें जो है मेजर पॉइंट जो है उसने चेंज किया है। उसने कहा कि जब भी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगें गति करती है तो होने वाले परिवर्तन रुद्धोष्म प्रकार के होंगे, एडियाबेटिक टाइप के होंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन अलग है, वो क्या है? P इंटू वी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जिस प्रकार से समतापी प्रक्रम की इक्वेशन थी P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर है P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां ये जो गामा है ये कांस्टेंट है उस गैस के लिए, उस गैसीय मीडियम के लिए। ये कहलाता है रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, Cp बाई Cv। गामा इक्वल टू Cp बाई Cv, ये दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। ठीक है, इसका मान गैस विशेष के लिए कांस्टेंट होगा। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिस प्रकार से पहले किया था, P इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर P कांस्टेंट है, P इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। तो हम क्या करें कि सबसे पहले इसको बाई पार्ट डिफरेंशिएट करें। P का एज इट इज वी की पावर गामा का हो जाएगा वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी इंटू गामा, यहाँ गामा और आएगा। ठीक है, यहाँ P इंटू गामा आएगा, गामा छूट गया है, गामा यहाँ पर आप मान लीजिएगा। ठीक है, देन होगा V की पावर गामा एज इज P का डिफरेंशिएशन dP इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो गामा यहां पर आना चाहिए था, ये गामा इंटू P बराबर कितना हो जाएगा? माइनस dP ओवर dV बाई V। अगेन dP ओवर माइनस dV बाई V, ये आयतन प्रतिबल अपन आयतन विकृति और ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो जाता है। तो अब लाप्लास संशोधन के अनुसार गामा इंटू P इक्वल टू कितना होगा? E।
इसका मतलब जो सूत्र था पहले, बेसिक फॉर्मूला था v इक्वल टू रूट ई बाई डी, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, v बराबर रूट गामा p बाई डी। ठीक है, गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है Cp अपन Cv। P वायुमंडलीय, सॉरी P जो है वो प्रेशर है, दाब है, और D जो है वह घनत्व है, डेंसिटी है। ठीक है, अब एयर के लिए हम बात कर रहे थे क्योंकि हमें एयर के लिए एनटीपी पर, एयर मीडियम में एनटीपी पर ध्वनि तरंगों का वेग निकालना। तो वायु के लिए गामा इक्वल टू होता है 1.4। वायु मुख्यतया दो गैसों से मिलकर के बनी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और दोनों डायटोमिक है। और जो डायटोमिक गैस होती है, द्विपरमाणु गैस होती है, उसके लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है। इसलिए एयर के लिए हम गामा 1.4 लेंगे। अब एनटीपी पर वायु माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग अब लाप्लास संशोधन सूत्र से निकाल लें, तो वही करना है, v इक्वल टू रूट गामा पी बाई रो, रूट गामा पी बाई डी, सॉरी, गामा की वैल्यू 1.4, पी की वैल्यू अगेन 1.013 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी 1.293। तो जब ये मान आप रखेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 331.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और प्रायोगिक मान भी इसी के लगभग बराबर है। तो इस प्रकार से अब हम ये कह सकते हैं कि लाप्लास संशोधन सूत्र के से हमें एनटीपी पर वायु माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग और प्रायोगिक मान जो है दोनों बराबर बराबर प्राप्त हुए हैं। थियोरेटिकल वैल्यू 331.6 मीटर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों वैल्यूज नियरली इक्वल है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि लाप्लास संशोधन सूत्र जो है वह ध्वनि तरंगों का गैसीय माध्यम वेग का सही सही मान देता है। अतः अब इस फॉर्मूले को हम करेक्ट मान करके और लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हम लोग जानते हैं कि तरंग माध्यम में संचरित होती है, ऐसी तरंग प्रगामी तरंग कहलाती है। अब जब प्रगामी तरंग संचरित होगी तो अगर माध्यम में एक से अधिक तरंग संचरित हो तो क्या होगा? यदि माध्यम में एक ही तरंग संचरित होती है तो किसी बिंदु पर विस्थापन जो है वह एक सामान्य समीकरण y इक्वल टू a sin ओमेगा t से मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन यही है। ठीक है, लेकिन यदि किसी माध्यम में दो या अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो किसी बिंदु का विस्थापन क्या रहेगा? तो वह अध्यारोपण सिद्धांत से हमें मिलेगा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी माध्यम में दो या अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती हुई किसी बिंदु पर मिलती है तो अध्यारोपण के पश्चात जो परिणामी तरंग बनेगी उसका विस्थापन अध्यारोपित होने वाली तरंगे जो है उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। यदि पहली तरंग के कारण किसी बिंदु पर विस्थापन y1 सदिश है, दूसरी तरंग के कारण उसी बिंदु पर विस्थापन y2 सदिश है, और यही प्रक्रिया दोहराई दी जाए तो परिणामी तरंग का विस्थापन क्या होगा? इन सभी विस्थापनों के सदिश योग के बराबर, अर्थात y बराबर होगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर एंड सो ऑन। इस प्रकार से यह तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत है। जो आगे के टॉपिक हमारे होंगे उसमें हम एक विशेष प्रकार की तरंगों की बात करेंगे और वह तरंग होगी अप्रगामी तरंग। ठीक है, अप्रगामी तरंग में भी क्या होगा कि माध्यम में दो तरंगे एक साथ संचरित होगी। ठीक है, एक ही सरल रेखा के अनुदिश होगी, लेकिन एक तरंग की गति की दिशा दूसरी तरंग की गति की दिशा के विपरीत होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो तरंग बनेगी वहां पर वह अप्रगामी तरंग होगी, जिसके बारे में हम डिटेल में बात अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने ध्वनि तरंगों के वेग और तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग, फिर ध्वनि तरंगों के वेग के लिए न्यूटन का सूत्र, फिर लाप्लास करेक्शन फॉर्मूला और फिर तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो हमने पढ़ा। थैंक यू, धन्यवाद।